गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल अपन बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले अपन कल बात की थी हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों में आज अपन विधायी शक्तियों में कल अपन ने बात की थी कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंगन भारतीयों को और 12 राज्यों कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा का अन्य ऐसे लोगों को राज्यसभा में क्या करता है, नामनिर्देशित करता है। हमने संसद के सत्रों की बात की थी, है ना। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात की थी कल वाले वीडियो में। आज देखो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंदर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंदर हम राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति की बात करते हैं। अगर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आए तो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। क्या जारी करना? अध्यादेश। अध्यादेश को बोला जाता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों में सबसे पहले बात करते हैं किसकी? अध्यादेश की, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश क्या होता है? राष्ट्रपति की जितनी की प्रकार की विधायी शक्तियां ना, उन सभी विधायी शक्तियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। क्या होता है अध्यादेश? अध्यादेश का तात्पर्य ये होता है, अध्यादेश का तात्पर्य ये होता है, अध्यादेश का तात्पर्य ये होता है कि हमारे संसद जो कानून बनाती है, हमारी संसद जो कानून बनाती है, उन कानून का जो प्रभाव होता है वही का वही प्रभाव किसका होता है? अध्यादेश का होता है। मतलब ये राष्ट्रपति को एक आकस्मिक शक्ति दी हमारे संविधान ने। आकस्मिक शक्ति का मतलब है, कल मैंने आपको बताया था हमारी संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। कितने माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता? 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। एक वर्ष में हमारी संसद के 3 सत्र होते सामान्यतः, बजट सत्र और मानसून सत्र। बजट सत्र कब खत्म होता है? अप्रैल माह तक खत्म होता है, और जो मानसून सत्र है वो अगस्त तक शुरू होता है। तो इन सत्रों के बीच में भाई कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कानून कौन बनाती है? हमारी संसद बनाती है। लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच में कुछ गैप होता है, कुछ अंतराल होता है 2-3 महीने का। अब इन 2-3 महीनों में अगर सरकार को कोई महत्वपूर्ण कानून लेकर के आ रहा हो तो संसद को 10 दिन पहले मतलब सूचना करनी पड़ती है, 10-12 दिन पहले। फिर सांसद आकर के बैठते हैं, फिर बिल बनता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो उस एक प्रोसेस में निश्चित समय लगता है ना। और संसद का सत्र चल ही नहीं रहा तो आप कानून बना नहीं सकते। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, अध्यादेश कब जारी होगा? पहली बात अध्यादेश में याद रखना, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति जी क्या लेकर के आ सकते हैं? अध्यादेश लेकर के आ सकते हैं। अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो हमारे संसद द्वारा बनाए गए कानून का होगा। अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो हमारे संसद द्वारा पास किए गए कानूनों का होगा। इसका मतलब है, अगर हमारी संसद ये कहती है कि बिना हेलमेट के अगर आप बाइक चलाओगे तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना होगा, ये अगर संसद ने कानून बना दिया। और अगर अध्यादेश में ये लिख दिया, अध्यादेश में लिख दिया कि बिना हेलमेट के अगर आप बाइक पे जाओगे तो 500 रुपए का जुर्माना होगा, तो बात एक ही है। मतलब है जो संसद कानून बनाती है और राष्ट्रपति जी अध्यादेश में जो बात बोलते हैं वो दोनों ही समान है। मतलब है अध्यादेश एक ऐसा कानून है, अध्यादेश एक ऐसा कानून है, उसे तब लाया जाता है जब हमारे देश को एकदम से किसी नए कानून की जरूरत होती है और संसद का सत्र न चल रहा हो। अगर संसद का सत्र चल रहा होता है तो कभी भी अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता है, कभी भी अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता है। पहली बात, अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो। दूसरी चीज, अध्यादेश को कितनी भी बार लाया जा सकता है? अध्यादेश को कितनी भी बार, मतलब अध्यादेश की कोई सीमा नहीं है। किसी भी कानून को आप, अध्यादेश को आप 2 बार, 5 बार, 10 बार, 500 बार, 5000 बार, अध्यादेश कितनी भी बार लाया जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितनी भी बार अध्यादेश लाया जा सकता है। तीसरी बात, अध्यादेश का अधिकतम प्रभाव कितना होता है? अध्यादेश का अधिकतम प्रभाव होता है 6 माह का। कोई भी अध्यादेश, सुनना बात को बहुत ध्यान से, कोई भी अध्यादेश 6 माह से अधिक, कोई भी अध्यादेश 6 माह से अधिक के लिए लागू नहीं रह सकता। एक अध्यादेश की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी का मतलब ये हो गया जैसे हमारे मोबाइल में सिम में वैलिडिटी होती है ना, सिम के अंदर, तो उसी प्रकार का अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 माह से ज्यादा कभी भी अध्यादेश लागू नहीं रह सकता। 6 माह हो जाएगी किसी अध्यादेश को तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, कोई अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। या संसद का सत्र शुरू होने के, संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, मतलब अध्यादेश
2 कंडीशन करके खत्म हो जाएगा। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह, मतलब 6 माह से ज्यादा अगर हो गया तो अध्यादेश लागू नहीं होगा। अब देखो दूसरी चीज, संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, अगर 6 माह से पहले संसद का कोई सत्र शुरू हो गया तो संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो कानून लागू रहेगा। अगर 6 सप्ताह से ज्यादा गुजरेंगे तो वो कानून ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे अपने बात करते हैं, अभी आप पता कोरोना वायरस को लेकर के बहुत मतलब कोरोना वायरस को लेकर के सरकार को कानून बनाना है तो संसद तो बुला नहीं सकते क्योंकि डेटिंग हो नहीं सकती, तो सरकार राष्ट्रपति से कह के क्या जारी कर सकती है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकती है। अब अध्यादेश में क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति जी कहते हैं, राष्ट्रपति ने कानून बना दिया कि अगर 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होकर के दिखाई दिए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। मान लो ये कानून बना दिया राष्ट्रपति जी ने, अध्यादेश जारी कर दिया, 5 से ज्यादा व्यक्तियों को दिखते ही क्या है? गोली मारने का आदेश है देश में। अब देखो उसके बाद में अगर देखो राष्ट्रपति जो अध्यादेश लेकर के अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह से ज्यादा ये कानून लागू नहीं रहेगा। अगर मान लो 6 माह से ज्यादा कानून लागू नहीं रहेगा, अगर मान लो 3 महीने के बाद में अगस्त में मानसून सत्र आने वाला है तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी मई का महीना चल रहा है, ठीक है ना? मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के अंदर मान लो 3 महीने बाद में अगस्त के अंदर मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उस सत्र मान लो 1 अगस्त से शुरू हुआ, 1 अगस्त से वो सत्र शुरू हुआ है ना, उस 1 अगस्त से शुरू होने के 6 सप्ताह तक अगर संसद ने राष्ट्रपति जी के अध्यादेश पर विचार कर लिया और इसे संसद ने पास कर दिया, अगर अध्यादेश को संसद ने पास कर दिया तो अध्यादेश क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और अगर मान लो इस अध्यादेश पर हमारे संसद ने 6 सप्ताह तक कोई भी विचार नहीं किया, कोई बात नहीं उठाई कि इस अध्यादेश का क्या करना है, तो अध्यादेश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो दो टाइम पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है, अगर 6 माह से ज्यादा का समय हो जाए और संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक अध्यादेश क्या रह सकता है? जारी रह सकता है। इससे ज्यादा अध्यादेश जारी नहीं रह सकता। अध्यादेश को लेकर के आता है? अध्यादेश राष्ट्रपति जी लाते हैं, ठीक है? अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश एज ए लॉ, एज ए कानून, जितना प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है उतना का अपना प्रभाव किसका होता है? अध्यादेश का होता है। यह राष्ट्रपति को दी गई सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति। ध्यान रखना, अध्यादेश जारी करना जो कि आकस्मिक परिस्थितियों में लागू होता है, जब देश को किसी कानून विशेष की जरूरत होती है, तो जो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति जो विधायी शक्तियां, विधायी मतलब कानूनी शक्तियां, राष्ट्रपति की कानूनी शक्तियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। अगर एग्जाम में पूछ रहा जाए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बताइए तो आपका आंसर क्या होगा? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? अध्यादेश को क्या करना? जारी करना। विधायी शक्तियों में अगला आपको पॉइंट अपन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को विधायी शक्ति मतलब आप पॉइंट पढ़ते हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं है ना, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो अपनी रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति जी को देगी। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो अपनी रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति जी को देगी। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब क्या है? सीएजी है, चुनाव आयोग है ना, जितनी भी प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं वो सभी संवैधानिक संस्था अपनी रिपोर्ट ले जाकर किसको देगी? राष्ट्रपति जी को। अगली विधायी शक्ति है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाएं अपनी रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी। किसको देगी? राष्ट्रपति को। जैसे कौन सी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, 2-4 की बात करते हैं। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, भारत का नियंत्रक है वो, महालेखा परीक्षक सीएजी। अगली कौन सी है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। अगली कौन सी है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो ये संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश में वर्तमान में 11 संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी रिपोर्ट किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति की अगली विधायी शक्ति कौन सी है? देखो, लोकसभा के अंदर एक तो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है लोकसभा में लोकसभा का उपाध्यक्ष, है ना। जब मान लो लोकसभा में अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि वो लोकसभा की कार्रवाई का क्या करे? संचालन करे। इसी प्रकार अगर राज्यसभा में मान लो सभापति नहीं है या उपसभापति नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो कि राज्यसभा की कार्रवाई का क्या करे? संचालन करे, है ना। तो मतलब अगली शक्ति मैंने कौन सी बताई आपको? अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मतलब नियुक्त कर सकता है जो कि लोकसभा की कार्रवाई का क्या करे? संचालन करे। उसी प्रकार राज्यसभा में होता है सभापति, है ना, लोकसभा में होता है अध्यक्ष। इसी प्रकार राज्यसभा का सभापति नहीं है और उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा?
उनकी जगह किसी व्यक्ति को मतलब कार्रवाई संचालन करने के लिए क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं। राष्ट्रपति और लास्ट पॉइंट आपकी विधायी शक्तियों के अंदर कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दादर नगर हवेली है, इनकी विधानसभा को वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। ये आपके काम के लिए, ठीक है। तो अभी तक अपन ने बढ़िया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आज कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। कैसी शक्तियां? जुडिशियल पावर कौन से राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में राष्ट्रपति के पास 3 न्यायिक शक्तियां हैं, याद रखना। न्यायिक शक्तियों में पहली न्यायिक शक्ति कौन सी है? पहली न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का मतलब हो गया उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्या करता है, जजों की नियुक्ति करता है। ठीक है, हाई सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली में। हाई कोर्ट कहां पे है? प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होती है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिलाकर के भी एक कोर्ट बनाई जा सकती है। तो हाई कोर्ट को देखो, जब न्यायिक व्यवस्था की बात करें तभी आपको बताऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट कैसे होती है। तो हमारे देश में जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय, एक तो होता है उच्चतम मतलब सुप्रीम, है ना, एक होता है उच्च का मतलब हाई के ऊपर कौन सा होगा? सुप्रीम। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक होता है मुख्य न्यायाधीश जिसे बोला जाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी होते हैं अन्य न्यायाधीश। एक तो होता है CJI, बाकी होते हैं अन्य न्यायाधीश। इन CJI और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के अंदर भी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होता है, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यायिक शक्तियों के अंदर दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी सलाह में, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी सलाह में, किसी भी कानूनी तथ्य के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति को लगता है ना कि वो कानूनी मामला आ गया है, इस पे मुझे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, इस काम को कैसे करना है। तो राष्ट्रपति कभी भी सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब है राष्ट्रपति ने किसी कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली कि बताइए इस कानून में मुझे क्या करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर राष्ट्रपति को सलाह दे दी कि राष्ट्रपति जी आपको ऐसा करना चाहिए। अब चाहिए वाले मामले में हो गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। और तीसरी न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्तियों के अंदर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया जाता है, दंड में मृत्यु दंड भी शामिल है, अगर किसी व्यक्ति को चाहे वो हाई कोर्ट ने दिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, चाहे वो हमारे सैन्य न्यायालय ने दिया हो, इस देश की किसी भी न्यायपालिका के द्वारा, चाहे वो सैन्य न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, किसी के भी द्वारा गया कोई भी दंड, वो दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस दंड को, सुनना बात को बहुत ध्यान से, उस दंड को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। उस दंड को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति किसी भी दंड को माफ कर सकते हैं। उस दंड में मृत्यु दंड भी शामिल है। तो मृत्यु दंड को माफ कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसी भी दंड को माफ कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई, उस सजा को राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। उस सजा के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। रूप का मतलब है कि किसी व्यक्ति को सश्रम कारावास हुआ, उसे सामान्य कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। उस सजा के रूप को बदल सकते हैं। किसी को फांसी की सजा हुई तो उसे आजीवन कारावास, उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। उस सजा को कम कर सकते हैं। उस सजा को 5 साल की किसको जेल होती है तो राष्ट्रपति जी उसे उस सजा को कम करके 2 साल की कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारे देश की किसी भी न्यायपालिका के द्वारा दिया गया किसी भी दंड को राष्ट्रपति जी माफ कर सकते हैं, उसके रूप को बदल सकते हैं, उस सजा को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी के पास ये वर्तमान में 3 ही न्यायिक शक्तियां हैं। पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना,
सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगना, और तीसरा किसी भी प्रकार के कानून के द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति जी माफ कर सकते हैं, उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। ठीक है, अगली राष्ट्रपति जी की शक्तियां पढ़ते हैं अपने, राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति जी कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। देखो राष्ट्रपति जी वित्तीय शक्तियों में बात करते हैं, और ये जो अभी मैंने आपको न्यायिक शक्तियों के अंदर जो ये बताया ना, देखो समय की थोड़ी सी क्या रहती है, इसमें लिमिटेशन रहती है वीडियो के अंदर, 30 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा वीडियो बना नहीं सकते, और समझाने में भी थोड़ी सी क्या है कि कोई थोड़ी सी ऐसी समस्या आती है, तो आप अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं एकदम पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको राष्ट्रपति। तो अगली तो जो अभी मैंने आपको जो माफी की सजा वाली बात बताई ना, जो मृत्युदंड वाली बताई, आपको पता होगा कि मृत्युदंड में अभी निर्भया के मामले के अंदर उन आरोपियों को जो सजा दी थी, तो बार बार उनकी सजा माफ होने की कर रहे थे, तो राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति सजा माफ नहीं करता है, राष्ट्रपति उसे उस संबंधित राज्य में भेजता है और उनकी दोबारा जांच होती है ना, जांच होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास आती है। तो राष्ट्रपति इसको तानाशाह नहीं है कि राष्ट्रपति के हाँ इसको माफ कर दो, इसको नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ठीक है, तो वो आगे बताएंगे आपको, वो डिटेल में बता देंगे। अब देखो अगली राष्ट्रपति की शक्ति है, तो उन शक्तियों में राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। वित्तीय शक्तियों का मतलब हो गया राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर क्या है। फाइनेंशियल पावर में राष्ट्रपति की सबसे पहला पावर यह है कि राष्ट्रपति प्रत्येक साल के वित्तीय विवरण को, कौन से विवरण को? वित्तीय विवरण को संसद में, वित्तीय विवरण को संसद में क्या करवाएगा? प्रस्तुत करवाएगा, संसद में प्रस्तुत कर, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। वित्तीय विवरण का मतलब क्या हो गया? एक वर्ष का लेखा जोखा। कितने वर्ष का? एक वर्ष का लेखा जोखा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? बजट बोल देते हैं। संसद हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। अच्छा, वैसे बजट कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। एक वित्तीय वर्ष का, एक कितने वर्ष का? एक वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है कौन है? राष्ट्रपति। वित्तीय विवरण का मतलब क्या होगा? आपको पता होगा सरकार हमारे पे टैक्स, आपको पता ही है सरकार हमारे पे क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। जैसे आप टूथपेस्ट लेने जाते हो तो 5 रुपए टैक्स लगा दिया, आप ये होटल में खाना खाने के लिए जाते हो तो उसमें अलग से टैक्स लगता है। हर चीज जो आप खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है। उस टैक्स को इकट्ठा करके सरकार जन कल्याणकारी कार्यों में क्या करती है? खर्च करती है। तो कितना पैसा सरकार ने इकट्ठा किया, मतलब कितना पैसा सरकार के फंड गया और उस फंड को किस प्रकार सरकार ने खर्च किया, है ना, उन आय का और व्यय का, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसका एक साल का विवरण राष्ट्रपति जी संसद के समक्ष से प्रस्तुत करवाता है। वित्तीय शक्तियों के अंदर दूसरी पावर राष्ट्रपति के पास होती है धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति को पूछ करके लाया जाएगा। धन विधेयक किसको पूछ करके लाया जाता है? राष्ट्रपति को पूछ करके लाया जाता है। धन विधेयक किसको पूछ करके लाया जाता है? राष्ट्रपति को ही पूछ करके लाया जाएगा। बिना राष्ट्रपति को पूछे कभी भी धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, इतना डिटेल में जाना नहीं है, बता देंगे कभी। धन विधेयक हमेशा किससे, धन विधेयक जो है वो, धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति को पूछ करके संसद में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग को, हमारे बजट पास करने से पहले, बजट को पास होने में 2-3 महीने का समय लगता है। बजट पास होने से पहले सरकार के पास पैसा नहीं होता, तो राष्ट्रपति को पूछ करके अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है हमारी सरकार। डिटेल में नहीं जाना, काम का विषय नहीं है, ज्यादा इतना डिटेल में 12th वालों के लिए जरूरी नहीं है। अनुदान की मांग को राष्ट्रपति के लिए, अनुदान की जो मांग है वो राष्ट्रपति, अनुदान की जो मांग वो राष्ट्रपति को पूछ करके लाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग आपको वित्तीय शक्तियों के अंदर बताने जा रहा हूं वो है राष्ट्रपति की, एक हमारे देश में 3 प्रकार के फंड होते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के फंड होते हैं? 3 प्रकार के कोष होते हैं जिसमें सरकार अपना पैसा रखती है। सरकार के पास कितने प्रकार के कोष होते हैं? सरकार के पास 3 प्रकार के कोष होते हैं। ठीक है, जो हम अभी आपकी बुक में वो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम आकस्मिक निधि। कौन सी निधि? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, देखो नाम से स्पष्ट, आकस्मिक निधि मतलब आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार एक कोष रखती है, उस कोष को बोला जाता है आकस्मिक कोष या आकस्मिक निधि, या अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कंटीजेंसी फंड, है ना। एक सरकार के पास 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक को बोला जाता है संचित निधि, संचित निधि को अंग्रेजी में बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड। एक दूसरा सरकार के पास आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड, और तीसरा सरकार के पास होता है पब्लिक फंड, है ना। जो पब्लिक फंड के अंदर जो पैसा होता है वो सरकार का अपना नहीं होता, वो सरकारी कर्मचारी के पेंशन का पैसा होता है जिसे सरकार अब दूसरों को अपने पास रखती है, और जब रिटायर होते हैं तो उनको साथ दे देते हैं। तो
जो तो पब्लिक फंड के अंदर जो पैसा होता है वो सरकार का अपना भी होता है। दूसरा मैंने आपको बताया संचित निधि। संचित निधि सरकार का सबसे बड़ा कोष होती है। सरकार के पास जितनी प्रकार की भी आय है ना, वो आय जाकर के किस में जमा होती है? संचित निधि में। चाहे सरकार ने जमीन बेची हो, चाहे सरकार ने टैक्स लगाया हो, तो सरकार का जो सबसे बड़ा फंड है वो कौन सा फंड है? संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड है। कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर ही सरकार प्रत्येक साल बजट लेकर के आती है। जो मैंने आपको वित्तीय में बजट बताया ना, बजट किस पे लेकर के आती है? सरकार कंसोलिडेटेड फंड पे लेकर के आती है। उसमें सरकार का सबसे ज्यादा सारा पैसा सरकार का उसी में होता है और उसी से सरकार पैसा निकालती है। तीसरा सरकार का कोष जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड का मतलब हो गया कि मतलब सरकार ने 100 रुपए कमाए एक साल में, है ना, मिलता है ना, एक साल का आय का विवरण प्रस्तुत करता है। तो सरकार ने एक साल में 100 रुपए कमाए और सरकार ने 100 रुपए को किस प्रकार खर्च करेगी, सरकार संसद में बात बता देती है। अब आकस्मिक मान लो कोई चीज आ जाए तो वो पैसा सरकार कहां से लेगी? क्योंकि 100 रुपए कमाए 100 रुपए लगा दिए। तो सरकार ने कोष बना रखा है, उस कोष का नाम है आकस्मिक निधि, जो आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे देश में कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार भूस्खलन, कई बार तूफान, सुनामी वगैरह आती रहती है ना, तो उसके लिए सरकार ने कोष बना रखा है, उस कोष का नाम है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति जी के पास है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप आकस्मिक निधि से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। और जब अगले साल जब बजट पेश किया जाएगा तो सरकार उसे खर्चे में दिखा देगी और वापस आकस्मिक कोष के अंदर पैसा डाल दिया जाएगा। आकस्मिक निधि 500 करोड़ रुपए की वर्तमान में, है ना। ठीक है, उसके आगे वित्तीय शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति जी की अपन बात करें, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद, लास्ट जो चौथी शक्ति है वित्तीय शक्तियों में, प्रत्येक 5 वर्ष बाद या पहले जब राष्ट्रपति को लगे तब राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। कौन से आयोग का? वित्त आयोग का। 5 वर्ष हो या 5 वर्ष के आगे हो, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में कौन से आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। तो राष्ट्रपति जी के पास ये 4 महत्वपूर्ण पावर्स है। फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर राष्ट्रपति जी के। पहला फाइनेंशियल पावर 1 वर्ष का आय व्यय का, लोग दोबारा बता रहा हूं, पहला पावर फाइनेंशियल पावर 1 वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं। दूसरा, धन की देख राष्ट्रपति जी को पूछ करके ही लाया जाता है। तीसरा, आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। और चौथा, अनुदान की मांग को राष्ट्रपति से पूछ करके रखा जाता है। और 5वीं बात, प्रत्येक 5 वर्ष बाद में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये 5 जो है वो राष्ट्रपति जी की फाइनेंशियल पावर है, राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां। अब नेक्स्ट जो राष्ट्रपति शक्ति आती है उस बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों में इतनी सी बात आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति जी हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वो संसद के अधीन रहती है वो घोषणा है। राष्ट्रपति जी किसी भी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं कि भारत ये युद्ध करेगी, भारत आज से युद्ध शुरू कर दिया है, और राष्ट्रपति जी युद्ध की घोषणा को समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे और जो युद्ध की समाप्ति की घोषणा करेंगे, ये सभी घोषणाएं संसद के अधीन रहेगी। संसद जैसा कहेगी वैसा राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? घोषणा करेंगे। ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हुई। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी की वित्तीय हमने कौन कौन सी शक्तियां पढ़ ली? राष्ट्रपति जी की हमने पढ़ ली विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां। कल मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति जी की कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स बताऊंगा कल मैं आपको, और उसके बाद में राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति जी के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में नेक्स्ट, और अच्छे से इसको पढ़ लेना। कोई बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। आपकी बुक में जो बताया उससे ज्यादा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना और अगली बार अगले वीडियो में। थैंक यू।